गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार चौधरी डीपीएस कोरला अटकनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे लोकतांत्रिक का जो छठा पार्ट है वो संसद से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है। इसका जो अंक बार है वो 7 अंक का है। बोर्ड के एग्जाम में इस लेसन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। तो आज हम बात करेंगे संसद के गठन के बारे में, संसद बनती कैसी है, संसद कार्य कैसे करती है। तो सबसे पहले हम बोर्ड के ऊपर ध्यान देते हैं। संसद का जो गठन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 79 के तहत किया गया है। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जो हमारा जो संविधान का आर्टिकल 79 है इसके तहत भारत में एक क्या होगी, संसद होगी जो हमारे देश के लिए कानूनों का निर्माण करेगी। तो आर्टिकल 79 के तहत कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। संसद 3 अंगों से मिलकर के बनेगी, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर के बनती है क्या, संसद। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की, उसके बाद हम बात करते हैं हम राज्यसभा की। तो देखिए यहाँ पर हम लोकसभा की बात करें। लोकसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 81 के तहत किया गया है। इसको हम प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। कई बार कई कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछा जाता है लोकप्रिय सदन कहलाता है। तो लोकप्रिय सदन कौन सा कहलाता है, लोकसभा कहलाती है। ये लोकसभा के अन्य नाम है प्रथम सदन, निम्न सदन भी कह सकते हो उसको, लोकप्रिय सदन भी कह सकते हो उसको, और इसको अस्थायी सदन भी कह सकते हैं। उधर हम बात करें राज्यसभा की। राज्यसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 80 के तहत किया गया है। इसको हम द्वितीय सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं और अलोकप्रिय सदन भी कहते हैं और इसको हम स्थायी सदन भी कहते हैं। तो ये तो आपने लोकसभा और राज्यसभा के उपनाम। अब बात करते हैं हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। देखिए यहाँ पर जो लोकसभा है इस पर 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य और वास्तविक सदस्य। अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552 2026 तक। 2026 तक ये प्रावधान किया गया है कि हमारे लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अगर वास्तविक सदस्यों की संख्या की बात करें तो वास्तविक सदस्यों की संख्या है 545। कितनी है, 545। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। तो देखिए यहाँ पर 552 सदस्य हैं, ये कहां से आते हैं, ये 2 तरह से होते हैं। एक तरह के मनोनीत सदस्य होते हैं, दूसरे तरह के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 2 तरह के सदस्य होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। तो देखो यहाँ पर मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 2। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 2 सदस्यों को किया जाता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं, ये एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। और इनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इनकी मनोनीत, कौन करता है इनको, राष्ट्रपति करता है। तो मनोनीत सदस्य लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। जिसको मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो किसके सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। यहाँ से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का ऐसा आभास हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उस स्थिति में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरी बात करें हम निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो निर्वाचित सदस्य 2 तरह के होते हैं, एक राज्य से चुन करके आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं।
राज्यों से कुल 530 सदस्य चुन करके आते हैं। लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य चुन करके आते हैं? 530 सदस्य चुन करके आते हैं। और 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। तो 530 और 20 550 और 2 राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 552। अब हम बात करते हैं वास्तविक सदस्यों की संख्या। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल 545 है, जिसको वास्तविक सदस्यों की संख्या के नाम से जानते हैं। 545 जो सदस्य हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तरह के निर्वाचित होते हैं, तो दूसरी तरफ के मनोनीत होते हैं। आपको बताया कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं, और जिनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। हम बात करें निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो 545 जो सदस्य हैं इनमें से निर्वाचित कितने होते हैं और मनोनीत कितने होते हैं? तो निर्वाचित तो होते हैं आपके 543 और 2 क्या हैं आपके? मनोनीत हैं। अब ये देखो कहां से चुन करके आते हैं? 530 तो आपके फिक्स है, कहां से चुन करके आएंगे? राज्यों से चुन करके आएंगे, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुन करके आते हैं? 13 सदस्य चुन करके आते हैं। ये जो 13 सदस्य हैं, ये 13 सदस्य कहां से चुन करके आएंगे? कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे? तो सबसे ज्यादा आते हैं आपके दिल्ली से, और दिल्ली से कितने सदस्य चुन करके आते हैं? 7 सदस्य चुन करके आते हैं। बाकी जो 6 हैं वो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। तो 7 और 6 कितने होंगे? 13 सदस्य। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संसद में कितने सदस्य चुन करके आते हैं? तो 13 सदस्य चुन करके आते हैं। कुल मिलाकर के कितने सदस्य? 13 सदस्य। दिल्ली से कितने आते हैं? 7 आते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे किसकी? लोकसभा की बात हुई। अब हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो गठन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 80 के तहत किया गया है। इसको हम द्वितीय सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, और अलोकप्रिय सदन भी कहते हैं। हम इनके राज्यसभा के में 2 तरह के सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य और वास्तविक सदस्य। अधिकतम सदस्यों की बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। 250 जो सदस्य है वो 2 तरह से आते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। इसमें भी मनोनीत होते हैं और निर्वाचित होते हैं। मनोनीत होते हैं कितने? 12 सदस्य। मनोनीत कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर है, लोकसभा में तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं, और इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्यसभा में भी कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? यहाँ 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और इनको भी मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनको भी मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, 12 सदस्यों को। और ये जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, आदि के ज्ञाता होते हैं, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हम बात करें यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 238, और ये 238 कहां से आते हैं? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्य से आते हैं 234 और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 4 सदस्य। इस प्रकार 234 और 4 238 और 12 कितने होंगे? 250। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होते हैं। कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा 250। 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक तरफ मनोनीत, दूसरी तरफ निर्वाचित। 12 सदस्य होते हैं
मनोनीत जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हो उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो बाकी बचे 234 सदस्य वो आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर वास्तविक सदस्यों की संख्या की कि राज्यसभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या है 245। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 245। 245 वही आपके मनोनीत और निर्वाचित। मनोनीत कितने हो जाएंगे 12 सदस्य और निर्वाचित कितने आपके यहाँ 233 सदस्य। ये निर्वाचित कहाँ से होते हैं, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। कहाँ से होते हैं ये, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्य से होते हैं कितने 229 सदस्य। राज्य से कितने सदस्य चुन करके आते हैं 229 सदस्य चुन करके आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुन करके आते हैं 4 सदस्य चुन करके आते हैं। ये केंद्र शासित जो प्रदेश है इनके 4 सदस्य कौन कौन से क्षेत्र से चुन करके आते हैं, दिल्ली से आते हैं 3 और एक आता है पुडुचेरी से। पुडुचेरी से कितना सदस्य चुन करके आता है 1 और दिल्ली से कितना आता है 3। और लोकसभा में दिल्ली से कितने सदस्य चुन करके आते हैं 7 और राज्यसभा में कितना आता है 3 सदस्य चुन करके आते हैं। तो ये अपने जो संसद का जो गठन है इसका जो पहला पॉइंट है सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या को यहाँ पर मैंने आपको विस्तारित रूप में इसको बताया है कि कहां से ये चुन करके आते हैं। यहीं से आपके कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा गया है, दिल्ली से कितने सदस्य चुन करके आते हैं, पुडुचेरी से कितने सदस्य चुन करके आते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। और कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 14 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो सही आंसर रहेगा 2 तो ये है और 12 सदस्य ये है। तो 12 और 2 कितने हुए 14 सदस्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 14 सदस्य। अर्थात 2 लोकसभा में और 12 आपके राज्यसभा से। 12 2 कितने 14। तो संसद में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है मनोनीत करता है, तो कितने हो जाएंगे 14 सदस्य हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 14 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो वो आपके संसद की है जो बात है। हम बात करें यहाँ पर है जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख पूछे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वो बताना आपको प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पर संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दोहरी कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक है जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है। नाममात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान तो होता है कौन, राष्ट्रपति, जिसको संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। और जो वास्तविक वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति वो कार्यपालिका का संवैधानिक क्या होता है, प्रमुख होता है। तो इस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर के बनती है संसद। तीनों से मिलकर के कौन क्या बनती है, संसद बनती है। ये तो रही हमारे यहाँ पर है संसद के बाद यहाँ पर पहला पॉइंट आपके आता है सदस्यों की संख्या। अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे पॉइंट की, अगर हम बात करें यहाँ पर कार्यकाल, दूसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर
कार्यकाल। तो पहला पॉइंट तो संसद के गठन के अंदर अगर बात करें, इसका पहला पॉइंट आ गया आपका सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या पहला पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आ गया आपका कार्यकाल, ठीक है। लेकिन जब हम आंसर लिखे, अगर आप यहाँ पर देखो 3 तरह के क्वेश्चन तैयार होंगे। पहला क्वेश्चन तैयार होगा आपके संसद के गठन को समझाइए। संसद के गठन में हमें लोकसभा भी लिखनी है और राज्यसभा के बारे में भी लिखना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है लोकसभा के गठन को समझाइए, तो लोकसभा का गठन ये है। अगर तीसरा क्वेश्चन बनता है राज्यसभा के गठन को समझाइए, तो राज्यसभा का गठन ये है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया इसमें, सदस्यों की संख्या। लेकिन जब हम ये आंसर लिखें तो हमें ये पूरा जो डायग्राम है ये ना बना करके सिर्फ हमें इतना लिखना है। पहला पॉइंट लिखना अपने सदस्यों की संख्या, और उसमें लिखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है और वास्तविक सदस्यों की संख्या 545 होती है। कहां से चुन करके आते हैं, ये आपको शॉर्टकट में इसमें बताना है, वही राज्यसभा में आपको बताना है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर कार्यकाल के बारे में, उसके बारे में कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। परंतु लोकसभा को अवधि से पूर्व भी अविश्वास प्रस्ताव ला करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन लोकसभा तब तक ही है जो अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसका संसद का विश्वास प्राप्त है। अगर वो अपना विश्वास खो देती है तो उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला करके और उसको पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास जो प्रस्ताव है कि कितने बहुमत से होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो गया है तो फिर लोकसभा को है जो भंग होना पड़ेगा। अर्थात लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो वैसे तो कार्यकाल इसका कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी क्या किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर राज्यसभा की, तो राज्यसभा की हम बात करें तो यहाँ पर जो कार्यकाल है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है, तो यहाँ पर हम बात करें राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर निर्वाचित होते रहते हैं, निर्वाचित होते रहते हैं, ठीक है। कार्यकाल वैसे तो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन
इसमें हर 2 वर्ष के ऊपर 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते रहते हैं, उनकी जगह नए 1/3 सदस्य है जो निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा का ये सर्कुल जो है वो निरंतर चलता रहता है, इसीलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। यहाँ पर क्या था कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसको संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको पद से हटाया भी जा सकता है। बहुमत कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा को कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको पद से हटाया जा सकता है, इसलिए इसको कौन सा सदन कहते हैं, इसको अस्थायी सदन कहते हैं। और यहाँ पर कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते रहते हैं, हटते रहते हैं और लगते रहते हैं, तो कितने सदस्य, 1/3 सदस्य। कितने वर्ष के उपरांत, 2 वर्ष के उपरांत। तो यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से कई बार कंपटीशन पूछा जाता है। कार्यकाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कार्यकाल लोकसभा का कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो संसद के गठन में पहला पॉइंट कौन सा आ गया अपना, सदस्यों की संख्या। और सदस्यों की संख्या के लिए मैंने क्या बनाया, आपको चार्ट बना करके समझाया है। दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया यहाँ पर, कार्यकाल। यहाँ पर कितने वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का। वहां पर क्या कार्यकाल कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसके लिए निर्वाचन की बात करें, हम इसकी बात करते हैं, निर्वाचन की बात करते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर अपन तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, निर्वाचन। इसके नोट्स मैंने डाल दिए हैं, निर्वाचन। तो देखो निर्वाचन की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखो लोकसभा का निर्वाचन की बात करें कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, व्यस्त मताधिकार के द्वारा। किस रूप में, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के द्वारा। देखो व्यस्त मताधिकार का अर्थ क्या होता है, व्यस्त मताधिकार का अर्थ होता है कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उस व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। वो व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकता है, उसे कहते हैं व्यस्त मताधिकार। ठीक है। और कैसे होता है निर्वाचन, प्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो निर्वाचन होता है जो सीधा जनता के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जो जनता के द्वारा न करके और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके, व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। किसके आधार पर है, व्यस्त मताधिकार के आधार पर है। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो निर्वाचन है, राज्यसभा का जो निर्वाचन है,
राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और लोकसभा का निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये तो था निर्वाचन। चौथा पॉइंट की बात करें हम योग्यता। चौथे पॉइंट की बात करें हम योग्यता, तो देखो लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य कौन बन सकता है, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है, उन योग्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट कौन सा हो गया? योग्यता। अर्थात संसद का हम गठन पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट हो गया आपके सदस्यों की संख्या, दूसरा पॉइंट हो गया आपका कार्यकाल, तीसरा पॉइंट हो गया आपका निर्वाचन, चौथा पॉइंट हो गया आपका योग्यता। योग्यता की बात करें तो पहला पॉइंट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसकी न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष या इससे अधिक। तीसरा पॉइंट यहां पर हम बात करें, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। कौन से पद पर है? लाभ के पद पर, अर्थात वो किसी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट कर्मचारी सरकारी नौकर है तो उसको पद से अपने क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। चौथी बात हम बात करें यहाँ पर, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो देखो योग्यता क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 4 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। हमें 4 प्रकार की योग्यता हो तब जाकर के हम लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। सबसे पहले तो यह कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको बात बताएं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हो, चाहे राज्यसभा चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, सब पहला पॉइंट आपके इसमें यही आएगा कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि वो भारत का रहने वाला होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें तो वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, कि वो किसी भी लाभ का जो पद है, सरकारी का जो पद है, लाभ का जो पद है, उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर उसकी न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष है। 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष से अधिक हो सकता है लेकिन 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा कितनी है? 25 वर्ष। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। किसी लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए? कार्यरत नहीं होना चाहिए। वह किसी न्यायालय के द्वारा क्या नहीं घोषित किया गया हो? पागल। और बैंकों के द्वारा क्या नहीं घोषित किया गया हो? दिवालिया घोषित
न किया गया हो वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब बात करें राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, सिर्फ एक पॉइंट में अंतर है, बाकी सेम है। वो है आपके यहाँ एज के आधार पर, यहाँ 25 वर्ष है और वहां पर कितनी हो जाएगी 30 वर्ष है। तो पहला पॉइंट वही है, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट की बात करें, उसकी न्यूनतम आयु उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इधर उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यता में सिर्फ पहला जो अंतर है वो है एज के आधार पर है कि यहाँ पर 25 वर्ष है और यहाँ पर कितनी है 30 वर्ष। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके योग्यता, ये क्या हो गया आपकी योग्यता। ठीक है, तो पहला पॉइंट संसद के गठन में पहला पॉइंट कौन सा आ गया, सदस्यों की संख्या। दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया आपका, कार्यकाल। तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, निर्वाचन। चौथा पॉइंट कौन सा हो गया, योग्यता। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो पांचवा पॉइंट आपका यहाँ अधिवेशन। अधिवेशन बुलाना, अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, ये राष्ट्रपति का कार्य है। ये काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, ये किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है। ये राष्ट्रपति करता है, अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, ये राष्ट्रपति करता है। अब देखो इसमें कहा गया है कि साल में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। ठीक है, एक वर्ष में कितने अधिवेशन होना आवश्यक है, 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। और 2 अधिवेशन, एक अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच का जो अंतर है समय का, वो 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से 12 महीने में कितने अधिवेशन होंगे, 2 अधिवेशन होंगे। 12 माह पर कितने अधिवेशन होंगे, 2 अधिवेशन, 2 अधिवेशन। ठीक है, और एक अधिवेशन दूसरे अधिवेशन के बीच में समय का अंतराल कितना होना चाहिए, 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 5वां पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपका, अधिवेशन। इसमें वही है अधिवेशन, यहाँ पर भी एक वर्ष में कितनी बार होगा, 2 बार होगा। यहाँ पर भी कितनी बार होगा, एक वर्ष में 2 बार होगा। और दोनों के बीच में समय का अंतराल कितने माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें यहां पर, तो अगला पॉइंट आता अपना यहां पर है पदाधिकारी। पदाधिकारी, और पदाधिकारी में यहां पर है 2 तरह के होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है
उपाध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 93 है इसमें कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा व एक उपाध्यक्ष होगा। एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का जो निर्वाचन है, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका जो निर्वाचन है वो सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। सदन के आपस के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। ये जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, अर्थात सदन के आपस के सदस्यों के द्वारा ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो ये कौन सा निर्वाचन हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब देखो यहाँ पर अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? अध्यक्ष को दे सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की जगह इसका कार्य का निर्वहन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उसको पद से हटाना है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला करके और इनको पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। और बहुमत कैसा होना चाहिए? 2/3 बहुमत। कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत। लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर किसी में एक के ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसको 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। अगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसको 14 दिन पहले क्या किया जाएगा? उसको सूचना दी जाएगी। तो ये हुआ हमारे संसद का गठन, जिसमें आपके 6 पॉइंट है। सदस्यों की संख्या, दूसरा पॉइंट आपका कार्यकाल, तीसरा पॉइंट है निर्वाचन, चौथा पॉइंट है योग्यता, पांचवा पॉइंट आपका यहाँ पर है अधिवेशन, छठा पॉइंट है यहाँ पर आपके पदाधिकारी। इस प्रकार से जो आज का अपना जो प्रकरण था संसद का गठन, ये पूरा हुआ।